हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। जो आज का पहला न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट लद्दाख। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख के लिए कुछ न्यू डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज अनाउंस किए हैं। उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो स्टेटहुड को और बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। नाउ अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें इसका, तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और इस पर्टिकुलर टाइम में ही आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था, उसको यहाँ पर एब्रोगेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उसी के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। ना इसके जस्ट बाद से सिविल सोसाइटी ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि लद्दाख के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होने चाहिए, सो दैट हम लद्दाख के लैंड, जॉब, कल्चर, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, इन सब चीज़ों को बचा सके बाहरी इन्फ्लुएंस से। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 27 मई को कुछ न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किए लद्दाख के लिए। उसको समझते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये बोला गया कि लद्दाख में अगर किसी को डोमिसाइल लेना होगा, मतलब कोई पर्सन सच में लद्दाख का रहने वाला है, अगर ये चीज़ प्रूव करना हो, तो आपको 2019 जब 31 अक्टूबर 2019 को आपको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला है, जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला है, उसके बाद यानी कि 2019 के बाद 15 साल तक कॉन्टिन्यूसली यहीं पे रहना होगा, तभी जाकर आप यहाँ के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर अपने परिवार के साथ लद्दाख में रह रहा है और वहाँ पर भी अगर वो 15 साल तक लगातार रहता है, तो उसको भी यहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकता है, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए कि लद्दाख के डोमिसाइल को लेने के लिए कम से कम 15 साल लगातार रहना होगा 2019 के बाद। ठीक है, सेकेंड चीज़, अब मान लीजिए कि आपको डोमिसाइल मिल जाती है वहाँ की, तो उसका एग्जैक्टली बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके अंदर लद्दाख के जो रेसिडेंट्स होंगे उनको 85% रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ में डाउट आना चाहिए, यहाँ पर आपको डाउट आना चाहिए इंदिरा सोनी केस के अंदर, राइट। इंदिरा सोनी केस जो कि 1991 में आया था, उसके अंदर ये स्पेसिफिकली बोला गया था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 50% का जो मार्क है उसको ब्रीच नहीं कर सकती। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर की तरह इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर ये रेगुलर प्रोसीजर नहीं है। 85% क्यों किया गया है, मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखो, बट सबसे पहले आई होप आप ये चीज़ समझ के, लद्दाख के अंदर 85% जो सीट्स है गवर्नमेंट जॉब में वो रिजर्व रहेंगी लद्दाखी रेसिडेंट्स के लिए, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड चीज़, उस 85% में से भी 80% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी एसटीज़ के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज जब 2011 का सेंसस जो है उसके अनुसार लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2.74 लाख है, और इसमें से ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 80% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, सो दैट एक प्रोपोर्शनेट जो रिजर्वेशन है वो उनको वहाँ पर मिल सके, राइट। इसके अलावा लद्दाख को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करने के लिए वहाँ पर एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था, स्पेसिफिकली उसके दो ऑटोनोमस रीजन्स के अंदर, लेह एंड कारगिल के अंदर। ना इन सब एरियाज़ में यहाँ पर रिसेंटली बोला गया है कि जितने भी ये जो काउंसिल बनेगा ना, इस काउंसिल में 1/3 सीट जो होगा वो रिजर्व होना चाहिए वुमेन्स के लिए, और ये पर्टिकुलर सीट जो है रोटेशनल बेसिस पे होगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक पर्टिकुलर वुमेन एक बार बन चुकी है, इस पर्टिकुलर काउंसिल की मेंबर है, तो वो नेक्स्ट टाइम लगातार नहीं बन सकती है, शी विल हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 1 टर्म। ऐसा इसलिए किया गया है सो दैट वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़े इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, काउंसिल के अंदर, और धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर हो। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लद्दाख का ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। देखो, इंग्लिश, हिंदू और उर्दू, ये 3 चीज़ें तो आप नॉर्मली गेस कर सकते हैं, बट इसके अलावा 2 और लैंग्वेज है, भोटी एंड पुर्गी। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ यहाँ पर किसी भी स्टेट पीसेस के अंदर, और लार्जली यूपीएससी भी पूछ सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ को। डेमोग्राफी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा देखो, इतना सब मिलने के बावजूद भी अभी भी कुछ अनरिजॉल्व डिमांड है लद्दाख के जितने भी लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, वो जो वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। 2 चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। पहला चीज़, वो चाहते हैं कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए, मतलब उसको पूर्ण राज्य की तरह घोषित कर दिया जाए। और सेकंड चीज़, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसको एटलीस्ट 6 शेड्यूल का स्टेटस मिले, सो दैट ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपने सुना होगा, आपने 6 शेड्यूल में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनती है, जहाँ पर कंप्लीट पावर जो है वो गवर्नर के पास आ जाती है, और ये पर्टिकुलर एडीसी और एआरसी अपना सेल्फ रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 6 शेड्यूल का स्टेटस का डिमांड किया गया है, और साथ ही साथ फुल स्टेटहुड का डिमांड किया गया है।
नाउ द क्वेश्चन कम्स, यहाँ पर लद्दाख ने 85% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है और उसमें से भी 80% रिजर्वेशन दिया है एसटीज को। बट क्या कोई और ऐसी स्टेट है इंडिया में जिन्होंने ऐसा सिमिलर 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन दिया है? द आंसर इज येस। दो और स्टेट्स हैं, मेघालय में एसटीज के लिए 85% सीट्स रिजर्व है और अरुणाचल प्रदेश में 80% सीट्स रिजर्व है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, लद्दाख यहाँ पर थर्ड स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने 80% से ज़्यादा का सीट रिजर्व कर दिया है अपने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। नो सेकेंड चीज़, एक यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है जहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट अब पूरे साल काम करेगी एयर पोल्यूशन को ठीक करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ना कि सिर्फ वो विंटर्स के अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है जहाँ पर एक्चुअली स्मॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टबल बर्निंग बढ़ जाती है, उसके कारण जो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ उस टाइम में एयर पोल्यूशन को फाइट ना करके रादर पूरे साल एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट किया जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आपके मेंस में जीएस पेपर 2 और 3 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। ना पहली चीज़ तो आप डेफिनेटली मेंशन कीजिए कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो ईयर राउंड होना चाहिए, और सेकंड चीज़ वो टेक ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होना चाहिए। नो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले आपको पूरे साल वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना है, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करना है। नो क्या होते हैं वाटर स्प्रिंकलर? ऑब्वियसली जो आपके वातावरण में धूल वगैरह होती है उसके ऊपर अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी छिड़केंगे तो ऑटोमेटिकली धूल जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है, राइट। और वही धूल एक्चुअली जो पोल्यूशन का काम करता है। तो अगर हम किसी तरीके से उस धूल को नीचे बिठा दें तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, राइट। ये हम चाहते हैं वाटर स्प्रिंकलर के थ्रू। सेम काम यहाँ पर एंटी स्मोक गन करता है। जब भी कोई स्मोक वगैरह फॉर्म होता है, स्मॉग्स फॉर्म होते हैं, तो उसको एक्चुअली कैप्चर कर लेता है या फिर एटलीस्ट डिफ्यूज कर देता है ये जो एंटी स्मोक गन है, राइट। तो उसके कारण जो धुआं है, जो पॉल्यूशन है, वो एक जगह पर जमा नहीं हो पाता है, एंड दैट इज वाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ना इन सब चीज़ों को पूरे साल इस्तेमाल करना है, सिर्फ मानसून को छोड़ के, ऑब्वियसली बिकॉज मानसून में तो ऑटोमेटिकली वैसे ही बारिश होती है, राइट। इसके अलावा जो भी, अब देखो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर वेस्ट का है। दिल्ली जैसे एरियाज में जो वेस्ट होता है उसको अक्सर लोग जला देते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन। इस चीज़ से फाइट करने के लिए बोला गया है कि हम कुछ मैकेनिकल स्वीपर्स रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एक ऐसा मशीन रखेंगे जो कि पूरा कचरा साफ करेगा, उठाएगा। इसके अलावा वाटर टैंकर होगा जो सफाई करेगा, और जो कुछ डंप व्हीकल्स होंगे जहाँ पर सारा का सारा कचरा जमा किया जाएगा, राइट। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं कि वहाँ से कितना धूल उठ रहा है, कितना धूल को लोग कैप्चर कर रहे हैं, कितने को सही तरीके से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा जीपीएस का इस्तेमाल करो, कैमरा का इस्तेमाल करो मॉनिटरिंग करने के लिए, 24/7 मॉनिटरिंग करो डिफरेंट ऐसे साइट्स की जहाँ से ज़्यादा पॉल्यूशन उठने के चांसेस होते हैं, राइट। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसको देन एंड देयर वहीं पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके अलावा कोई भी अगर न्यू व्हीकल्स जो हैं जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं तो बॉर्डर पर ही उनका नंबर प्लेट रिकग्नाइज करो, पता करने की कोशिश करो कि उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो है कि नहीं है। देन उनका एवरेज एमिशन कितना होता है, उस पर्टिकुलर गाड़ी से कितना धुआं निकलता है, कितना एमिशन होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर चेक करो। इसके अलावा कुछ न्यू मॉनिटरिंग स्टेशन, एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाओ। स्पेशली दिल्ली में भी रिसेंटली बोला गया है कि 6 न्यू मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द पॉइंट बिंग 6 न्यू मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसका मतलब है एयर क्वालिटी को आप और ज़्यादा सीरियसली चेक कर रहे हो यहाँ पर, राइट। इसके अलावा कुछ क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप आर्टिफिशियल रेन करवाते हो उसके लिए आपको क्लाउड के अंदर कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह डालना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिल्ली गवर्नमेंट आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जिसके थ्रू क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करेगा, राइट। इसके अलावा जितने भी पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उसमें से 80% से ज़्यादा जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको एनकरेज करो कि वो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें। वो पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल ना करके सीएनजी, बेजल का जो बेजल 6 फ्यूल जो आया है, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन बनाना है जल्दी से जल्दी, स्पेशली जितने भी कमर्शियल हब्स होते हैं, होटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों पर बनाना है। इनका रैपिड एक्सपेंशन होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आपने सुना होगा दिल्ली में एक ओखला नाम का प्लेस है जो कि इंडिया का और एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्बेज डंपिंग ग्राउंड माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कचरा जमा है। तो यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑलरेडी प्रेजेंट तो है, बट उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है, सो दैट बेटर तरीके से वो उस पर्टिकुलर कचरे को डंप को इस्तेमाल करे और उसे एनर्जी कन्वर्ट करे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि 10 पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए कि किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी मेन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, द सॉल्यूशन इज नॉट इमीडिएट।
ध्यान रखना है चीज़ को। कभी भी सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि एयर पॉल्यूशन को हम 6 महीने के अंदर फिनिश कर देंगे, 1 साल के अंदर फिनिश कर देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो हमेशा जब भी आपको आंसर देना है तो आपको आंसर हमेशा मल्टी प्रोंग्ड फॉर्मेट में देना है। सबसे पहले यू हैव टू टेल द इमीडिएट मेजर्स जो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि मीडियम टर्म मेजर्स क्या क्या होंगे और देन बताएंगे आप लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जब भी देना है तो उसको हमेशा मल्टीपल फॉर्मेट में देना है, ना कि सिर्फ सिंगल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू नैनो एंजाइम्स को। रिसेंटली IISc जो है, आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर के अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने कुछ न्यू नैनो एंजाइम्स बनाए हैं कि ऐसे एंजाइम जो बहुत छोटे होते हैं ना। ये लोग ब्लड क्लॉटिंग, जो एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसको रोकना चाहते हैं। नाउ सबसे पहले यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म समझिए, एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग का क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइसिस, ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। थ्रोम्बोसाइसिस का मतलब होता है जब हमारी ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, कैसे होती है और ये प्रॉब्लम क्यों है, इसको समझते हैं। देखो नॉर्मली मान लो कभी भी अगर आपको कुछ किसी कारणवश कोई चोट लग जाए, अगर आप इंजर्ड हो जाए, तो आपकी बॉडी में से जो भी ब्लड वगैरह बाहर निकलता है उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी प्लेटलेट्स रिलीज करती है। और उस प्लेटलेट क्या करता है, जहाँ पर भी आपको चोट लगी होती है वहाँ उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। वो लेयर बनने के कारण टेक्निकली ब्लीडिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, और इवेंचुअली फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जब भी चोट लगेगी उस पर्टिकुलर पार्ट में ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड जो है वो प्लेटलेट्स इशू करेगा, यहाँ पर रिलीज करेगा, प्लेटलेट्स यहाँ पर बना देगा, एक लेयर बन जाएगी, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। बट कुछ डिजीज़ होते हैं, स्पेशली जब कोविड की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आए थे, इसके बाद कुछ ऐसे डिजीज़ आ गए हैं जहाँ पर प्लेटलेट्स जो है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, प्रो एक्टिव हो गया है। यानी कि आपके चोट लगने से पहले ही वो एक्चुअली क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है। इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो जब भी आपको चोट लगती है तो आपको आउटर स्किन पे चोट लगती है। तो जो प्लेटलेट्स काम करता है वो हमेशा आउटर स्किन के सरफेस पे काम करता है। तो जो आपके प्लेटलेट्स जो एक लेयर बनाता है वो भी आउटर स्किन पे बनाता है। उसके कारण ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकलता है। दैट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। बट अब मान लो अगर आपको चोट नहीं लगी है, बट फिर भी आपका प्लेटलेट्स अगर ये सिग्नल देना स्टार्ट कर दें कि आपको चोट लगी है, जिसके कारण वो अगर वो लेयर्स बनाना स्टार्ट कर देगा, अगर वो किसी तरीके से झिल्लियाँ बनाना स्टार्ट कर देगा, तो वो झिल्लियाँ कहाँ बनेगी, वो आउटर सरफेस पे तो बन नहीं पाएगी। तो नॉर्मली वो क्या कहाँ बनेगी, वो अंदर की तरफ बनना स्टार्ट कर देगी। जिसके कारण क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो अंदर ही क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्लड क्लॉट होने के कारण ब्लड फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसके कारण या तो बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती है, फिर इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई यहाँ पर कहीं ना कहीं हैम्पर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो जो प्लेटलेट्स आपको चोट के समय में बचाते हैं, वही अगर हाइपर एक्टिव हो जाए तो वो चीज़ एक्चुअली प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं। तो इसी केस में अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है बेसिकली दो चीज़ों के कारण। प्लेटलेट्स को दो डिफरेंट टाइप के अगर मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीजन को जो लेने का जो तरीका है उसमें अगर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाए, पहली चीज़ तो। और सेकेंड, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अगर मतलब स्टार्ट हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, तो ये दो चीज़ों के कारण आपका जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पर हाइपर एक्टिव हो सकता है और दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए रिसेंटली IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने एक नैनो एंजाइम बनाया है। ये पर्टिकुलर एंजाइम क्या करता है, ये बिल्कुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की तरह काम करेगा। आप इसको जब बॉडी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, जो एक्सेसिव ROS है ना, ये जो है ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यानी कि जो आप पर्टिकुलर ब्लड आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसके कारण ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ROS को वहाँ से हटा देगा, जिसके कारण प्लेटलेट्स आपके नॉर्मल हो जाएंगे। और जब आपको चोट लगेगी सिर्फ और सिर्फ तभी जाकर के वहाँ पर प्लेटलेट्स वो लेयर्स फॉर्म करेंगे, नहीं तो ऐसा कोई भी लेयर फॉर्म नहीं होगा। और ऑटोमेटिकली जो ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई कि किस तरीके से कुछ नैनो एंजाइम को इस्तेमाल करके हम एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग को यहाँ रोक सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़ प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। ऑब्वियसली प्लेटलेट्स एक WBC की तरह काम करता है, जो कि हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। और सेकंड, थ्रोम्बोसाइसिस क्या होती है, जब आपकी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ को, उस पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ पर थ्रोम्बोसाइसिस बोला जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आर्टिकल है, इसको समझते हैं। देखो हमने अभी रिसेंटली आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया है और इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है इन टर्म्स ऑफ PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि भले ही इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी तो बन गई है, बट इंडिया का एनर्जी स्ट्रेटजी अभी राइट नाउ क्या है, इंडिया एनर्जी में किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या 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 चीज़ें इसका पोटेंशियल है, क्या इसका गोल है, ये सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए जापान को ओवरटेक हमने कर लिया है और हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। बट अगर आप एनर्जी की बात करें तो देखो पहली चीज़ तो आप समझो कि एनर्जी सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ एक सामान नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, रादर ये एक स्ट्रेटजिक ड्राइवर है
इस एनर्जी के दम पर ही किसी कंट्री का ग्रोथ होता है, सिक्योरिटी आगे बढ़ती है, राइट। तो एनर्जी एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी की तरह डेवलप हो रही है राइट नाउ। और अगर इंडिया की आप बात करो तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, मतलब सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करने में तीसरे नंबर पे आते हैं। अगर रिफाइनरी की बात करें तो हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, सबसे ज़्यादा हम एनर्जी को रिफाइन करते हैं फोर्थ नंबर पे। एंड फोर्थ लार्जेस्ट हम एलएनजी के इंपोर्टर है। एलएनजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो आपने देखा होगा एलएनजी फॉर्मेट में जो अलग अलग टाइप के जो गैसेस वगैरह पाइपलाइंस में आती है वो एलएनजी होती है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गया। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर और फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पर इंपोर्टर है एलएनजी का। नाउ अब देखो, हमने देखा कि जापान को हमने ओवरटेक कर लिया इकोनॉमिक टर्म्स में और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, बट एनर्जी में तो आज भी हम बहुत पीछे हैं, राइट। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो गैप है ना, दोनों को फिल करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं मेंस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। जब भी आप एनर्जी स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो आप 4 पिलर्स के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे किस तरीके से जो भी एनर्जी है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, सेकंड अवेलेबल होना चाहिए, थर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए और फोर्थ सस्टेनेबल होना चाहिए। ये 4 चीज़ें एक्चुअली एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑयल एंड गैस। स्पेसिफिकली हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं। नाउ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें कि किस तरीके से इंडिया में एक्सप्लोर हो रहा है, कितना हम ढूंढ पा रहे हैं, तो 2021 और 2023 के बीच में ऑलमोस्ट हमने डबल कर लिया इस पर्टिकुलर चीज़ को। 2021 तक हम इंडिया के टोटल पोटेंशियल का सिर्फ 8% ऑयल एंड गैस को ही एक्सप्लोर कर पाए थे, पर 2023 में इस चीज़ को इंक्रीज करके हमने 16% एक्सप्लोर कर लिया है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है ऑलमोस्ट 42 बिलियन टन्स का जो ऑयल एंड गैस रिजर्व ऑलरेडी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको खोज करके ढूंढ करके बाहर निकालना 2030 तक। नाउ रिसेंट टाइम्स में कहाँ कहाँ पर ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज हुई है? पहली चीज़ तो रिसेंट टाइम्स में जितनी भी डिस्कवरी हुई है सबके सब ऑफशोर यूनिट्स में हुई है। ऑफशोर का मतलब क्या है? लैंड के बाहर, जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा EEZ है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर जाकर हमें ऑयल एंड गैसेस मिल रहे हैं। तो कहाँ कहाँ मिला है हमें ऑलरेडी? हमें कैम्बे में, महानदी में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, अंडमान निकोबार्स में, इन सब एरियाज़ के आसपास में ऑलरेडी ऑयल एंड गैस की काफ़ी अच्छे रिजर्व्स मिल चुके हैं। नाउ रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ONGC और ऑयल इंडिया, ये 2 डिफरेंट पब्लिक कंपनीज हैं, इन दोनों ने मिलकर 57 से ज़्यादा डिस्कवरीज सिर्फ 2021 के बाद की है। मतलब पिछले 4 सालों में हमने 57 ऐसे ऑयल एंड गैस के यूनिट्स ढूंढ निकाले हैं जो कि एक्चुअली जहाँ अच्छा पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करने का। नाउ इसके अलावा कुछ रिसेंट फील्ड्स हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वाणिज्य फील्ड है, वाणिज्य ऑयल फील्ड है, वो कहाँ प्रेजेंट है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड है सूर्यनाद, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही जो बेसिकली ऑयल फील्ड्स हैं, दोनों ही वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम अब देखो, आपने LNG सुना होगा, जो आपके घरों के अंदर जो गैस का जो पाइपलाइन आ रहा है उसकी कवरेज समझते हैं। देखो 2021 तक ये पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ 55 सिटीज़ के अंदर थी, बट राइट नाउ ये बढ़कर 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम यहाँ पर इसका मेजॉरिटी या फिर मैक्सिमम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख सकें। इसके अलावा एक टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा ये है कि 2030 खत्म होते होते हमारा जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है उसको बढ़ा करके ऑलमोस्ट 33,000 किलोमीटर्स तक लेके जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ एनर्जी के इकोसिस्टम में ही हम बायोफ्यूल के बारे में बात करते हैं। बायोफ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है हमारा 2013 में, जहाँ पर हम सिर्फ 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर पा रहे थे पेट्रोल डीजल में, अब 2023 में इसी चीज़ को हम ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ा करके 13.9% से भी ज़्यादा अभी हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और इसी कारण बेसिकली हमें ऑयल बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है। उसके कारण हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ऑलमोस्ट 1.26 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है हमें पिछले कुछ सालों में, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़ कंप्रेस्ड बायोगैस, क्या आपने सुना होगा? कंप्रेस्ड बायोगैस बेसिकली एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है, मिथेन से बनता है, राइट। अब इस चीज़ को भी बूस्ट किया हमने सातत स्कीम के थ्रू, ठीक है। सातत स्कीम क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको पिछले एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। नेक्स्ट चीज़, अब बात करते हैं इंडिया जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है? अब देखो, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं रशिया को सबने बॉयकॉट कर दिया, ऑलमोस्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमीज़ ने। बट इंडिया ने यहाँ पर रशिया को नहीं छोड़ा है, रादर रशिया से अभी भी इंडिया क्रूड ऑयल खरीद रहा है। एक चीज़ तो ये है कि रशिया जो है इंडिया को बेच रहा है तो बहुत सस्ते में बेच रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया के पास कोई और खरीदार नहीं है, तो उसको सस्ते में बेचना पड़ रहा है। और फ़ायदा इससे इंडिया को ये हो रहा है कि उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है काफ़ी ज़्यादा सेव हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बच जा रहा है। नेक्स्ट चीज़, इंडिया जो है अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है विद अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूएसए से हम शेल गैस खरीद रहे हैं, मिडल ईस्ट से ऑब्वियसली हम ऑयल, गैस, क्रूड ऑयल सब कुछ खरीदते हैं और अफ्रीका को हम बेचते हैं। नेक्स्ट चीज़, इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मतलब 10 BCM यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बिलियन मेट्रिक टन्स ये ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ पर अभी 2020 में हमारे पास 28.7 BCM था, अभी राइट नाउ इंक्रीज़ होकर वो 38.4 BCM तक पहुँच चुका है 2023 के अंदर। सिर्फ 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 10 BCM का हमने यहाँ पर ग्रोथ किया है।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेंस जीएस पेपर 3 के अंदर जहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जो एनर्जी है इट इज़ नॉट जस्ट अ कमोडिटी, वो सिर्फ एक कमोडिटी कोई सामान नहीं है, रादर ये एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर है जिसके कारण कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंट बन पाती है, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाती है और ग्रीन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस कर पाती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनर्जी इकोसिस्टम का जो टॉपिक है ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गया, किस तरीके से इंडिया का विजन है, कैसा प्रोग्रेस है, कैसा आउटलुक है और किस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं BIPV, दैट इज बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटो वोल्टिक्स जो होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझो ये होता क्या है। तो देखो, आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगते हैं, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहते हैं, सोलर पैनल्स लग जाते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो सोलर पैनल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहले आपको एक रूफ लगाना पड़ा, उस रूफ के ऊपर आपको फिर सोलर पैनल्स लगाने पड़े। इसका मतलब क्या है कि आपके रूफ का स्पेस पूरा इसने घेर लिया, मतलब आप रूफ पे आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये है एक नॉर्मल सोलर जो रूफटॉप होता है, ठीक है। सोलर रूफटॉप जो लगता है बेसिकली वो इस तरीके से लगता है कि आपका पहले एक रूफ होता है, उसके ऊपर आपका फिर सोलर पैनल्स लगते हैं, जिसके कारण आपका रूफ जो है काफ़ी इंगेज हो जाता है और आप वहाँ पर कुछ और नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर BIPV का नाम का कंसेप्ट लाया गया है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो सोलर पैनल्स है वो दीवार के बदले लग जाएगा, मतलब कि आपको फिर दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, रादर आप दीवार के बदले में ही आप सोलर पैनल का कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। आप सोलर पैनल्स जो है उसको डायरेक्टली बिल्डिंग के एलिमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर आपको रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप डायरेक्टली सोलर पैनल्स लगा दीजिए। आपको फसाड लगाने की, बालकनी लगाने की, विंडोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, रादर आप उसके बदले में सिंपली सोलर पैनल्स लगा दीजिए, राइट। अब सोलर पैनल्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि एक तरफ से तो वो एक्चुअली काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि वो दीवार या फिर विंडो की तरह काम कर सकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड वो सोलर पैनल्स उसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण एक साथ यहाँ पर दो डिफरेंट काम हो जाते हैं। नाउ इसके पास पोटेंशियल है एक्चुअली कि ये रिप्लेस कर सकता है आने वाले समय में कन्वेंशनल जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी राइट नाउ अभी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रूफटॉप सोलर प्लांट्स, राइट। उस चीज़ को यहाँ पर उसको पूरी तरीके से रिप्लेस करने का पूरा पावर इसके पास है। अब हम सोलर मटेरियल्स का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से अपने विंडोज़, रूफ वगैरह को बना सकते हैं, जिससे कि हमारा घर अपने आप में एक पूरा का पूरा पावर जनरेटिंग एसेट बन जाएगा। नाउ रूफटॉप सिस्टम जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रहा था, उसमें क्या होता है, देखो BIPV में तो ये होता है कि जो आर्किटेक्चर के साथ ही वो ब्लेंड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको छत लगाने की जरूरत नहीं है, फिर छत के बदले में आपका पूरा का पूरा सोलर पैनल्स वाला पार्ट लग जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा खर्चा बच गया ऑब्वियसली छत लगाने का। ऑन द अदर हैंड रूफटॉप जो सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रूफ भी लगाना पड़ता है और उसके ऊपर फिर जाकर आपको सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मतलब पॉइंट बीइंग BIPV जो होता है यानी कि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। पहली चीज़ तो एक साथ वो डुअल पर्पस काम करता है, मतलब आपको बिजली प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब आपको फिर अलग से बिल्डिंग बनाने की जरूरत, मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लाने की अलग से जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपको एक बालकनी बनवानी है, वो बालकनी को आप बालकनी ना बनवाकर सिंपली अगर सोलर वोल्टिक का इस्तेमाल करें तो आपको अलग से बालकनी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर स्पेस का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बिल्डिंग्स में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घर बनते हैं, वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज मान लो कि अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे है तो वो टॉप फ्लोर पे जाकर थोड़ी ना सोलर पैनल लगवाएगा सारे के सारे, तो बहुत अनफिजिबल हो जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करते हुए यहाँ BIPV का कंसेप्ट लाया गया है, जहाँ पर आपको स्पेस का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, रादर जो आपका दीवार है, विंडोज़ हैं, छत है, वो उसी को इस्तेमाल करके आप बेसिकली अपना सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं, यानी कि अर्बन एरियाज़ के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। नाउ ऐसे एरियाज जहाँ पर शैडोज़ वगैरह आते हैं, जैसे मान लो दिल्ली में आपने देखे होंगे ऐसे टाइप की बिल्डिंग्स है, दो बहुत बड़े बिल्डिंग्स है और छोटा बीच में एक छोटा सा घर है, राइट। अब इस पर्टिकुलर घर का जो मतलब ये छत है, मतलब रूफ है, यहाँ पर अगर आप सोलर पैनल लगा भी दोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज इसकी शैडो और इसकी शैडो दोनों एक्चुअली यहाँ तक धूप कभी जाने ही नहीं देंगे, तो उसके कारण ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत एफिशिएंटली चार्ज नहीं हो पाएगा, तो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। थर्ड चीज़, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप जानते हैं ऑलरेडी डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके कारण है ना, देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एस्थेटिकली काफ़ी क्लीन लगता है ये सब चीज़ें। नो अब समझते हैं कि करंट BIPV का इस्तेमाल क्या है इंडिया में, क्या इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। द आंसर इज बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? बिकॉज पहली चीज़ तो उसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पूरी दीवार के बदले में पूरा सोलर पैनल्स लगवाएंगे तो वहाँ पे कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा आएगा ही। सेकेंड चीज़, अवेयरनेस बहुत कम है इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं है। थर्ड चीज़, ट्रेंड पर्सनल्स नहीं है यहाँ पर। मान लो कोई पर्सन लगवाना चाहता भी है तो वो बोले किसको लगवाने के लिए, यहाँ पर कंपनी ज़्यादा नहीं है, ट्रेंड पर्सन ज़्यादा नहीं है, राइट। ये प्रॉब्लम है। और फोर्थ चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी इंसेंटिव जो है बहुत ही कम है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स है वो और जो रूफटॉप सोलर प्लांट्स होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक एक करके पहले हम देखेंगे कि जो किस पर्टिकुलर पैरामीटर पे हम उनको जज करने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता।
पहला पैरामीटर है कि इंस्टॉल्ड सेपरेटली, कौन सा इनमें से ऐसा होता है जहां पर जो सोलर पैनल्स है उसको अलग से लगाना पड़ता है, तो आपको वो रूफटॉप सोलर प्लांट्स पर लगवाना पड़ता है, बीआईपीवी में नहीं लगवाना पड़ता, बिकॉज बीआईपीवी में क्या होता है सेपरेटली नहीं होता, अदर वो सबके साथ में ही ब्लेंड हो जाता है। सेकेंड चीज़ है ब्लेंड्स इनटू डिज़ाइन, तो कौन सा है जो ब्लेंड हो जाता है, द आंसर इज ये वाला, यानी कि जो आपका बीआईपीवी है वो पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, बट आरटीएस ब्लेंड नहीं होता बिकॉज आरटीएस छत पर सिंपली रखा रहता है। थर्ड चीज नीड्स एक्स्ट्रा रूफ स्पेस, किसको ज़्यादा रूफ स्पेस चाहिए, ऑब्वियसली आरटीएस को चाहिए, बिकॉज रूफ बनाकर उसके ऊपर आप सोलर पैनल्स डाल दोगे तो फिर रूफ पे दूसरा काम कर ही नहीं पाओगे। फोर्थ चीज कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म, अब कौन सा इनमें से कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली दोनों ही कॉस्ट इफेक्टिव है, तो सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट इज हाई इनिशियल कॉस्ट किसका ज़्यादा है, तो दोनों के ही कोई इनिशियल कॉस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है। नाउ बीआईपीवी जो है उसको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्केल अप करने की ज़रूरत है। टारगेट क्या है हमारा, आप ऑलरेडी जानते हैं, जो 95 टारगेट्स है क्लाइमेट गोल्स को लेकर के इंडिया के, उन्हीं में से 2 टारगेट्स हैं कि पहली चीज़ तो हम नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी कैपेसिटी बनाएंगे 500 गीगावाट तक की, और सेकेंड चीज़ हम नेट जीरो पहुंचेंगे 2070 तक। तो जो 500 गीगावाट तक हमें पहुंचना है 2030 तक और नेट जीरो पहुंचना है 2070 तक, तो ऑब्वियसली देखो 2030 वाले में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर प्लांट के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब सिर्फ हम घर के ऊपर ही रूफटॉप पे सोलर प्लांट्स लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बदले में होता क्या है, इसके बदले में हमें रूफटॉप के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं बीआईपीवी का भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ का इस्तेमाल, तो आप एक टारगेटेड इनिशिएटिव बना सकते हो कि किस तरीके से बीआईपीवी को प्रमोट करो, अवेयर करो, लोगों को समझाओ फायदे नुकसान के बारे में। सेकंड चीज़ आप पीएलआई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं कि आप पीएलआई स्कीम स्टार्ट कर दीजिए कि बीआईपीवी से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स वगैरह है, विंडोज़ है, छत है, इन सब चीज़ों को बनाने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। थर्ड चीज़ मैंडेटरी इंक्लूजन कर दो, बहुत सारी बिल्डिंग कोड्स वगैरह जब अप्रूव करने के लिए आती है जहाँ पर भी आपको फिजिबल लग रहा है वहाँ पर इस चीज़ को मैंडेटरी कर दो कि आपको बीआईपीवी ही सिस्टम लगवाना है। फोर्थ चीज़ जो भी लोगो लगवाना चाहते हैं उनको आप सब्सिडीज प्रोवाइड करो। नेक्स्ट चीज़ रेन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी वगैरह को मतलब इंसेंटिव प्रोवाइड करो सो दैट वो लोगों को आगे अवेयर करें कि बीआईपीवी सिस्टम को कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। और फाइनली देखते हैं क्या इंडिया के अलावा किसी कंट्री ने बीआईपीवी जैसा सिस्टम कोई ऑपरेट किया है, द आंसर इज यस। साउथ कोरिया में सियोल मॉडल चलता है, सियोल जो है साउथ कोरिया का कैपिटल है, तो साउथ कोरिया में सियोल मॉडल चलता है। और सेकंड चीज़ यूरोप में भी काफ़ी जगहों पर बीआईपीवी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको एनर्जी इकोसिस्टम के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जहाँ हम बात करने वाले हैं भारतीय जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें किस तरीके से कोल का यूज़ करना है, नहीं करना है। अब देखो इंडिया ने कुछ साल पहले एक एफजीडी को लॉन्च किया था। एफजीडी का मतलब होता है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, मतलब कि कोल जिस भी थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है वहाँ से सल्फर निकलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है जो आगे जाकर एयर पॉल्यूशन मतलब करता है। तो अगर आप बेसिकली फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे अपने चिमनी के सबसे ऊपर, तो वहाँ से भी जितना भी आपकी हवा के अंदर सल्फर होगा ना उसको सोख लेगा और उसको बाहर नहीं निकलने देगा। उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि वो सल्फर को एक्चुअली एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देता। ठीक है, अब एफजीडी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का जो टोटल एमिशन है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे जितने भी कोल के थर्मल पावर प्लांट के जो लीडर्स हैं, जो भी कंपनी का मालिक हैं, उनको बोला गया है 2027 तक सबको बोला है जीडीपी लगाने के लिए, सॉरी एफजीडी लगाने के लिए। अब रिसेंटली क्या होता है, यहाँ पर एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है और ये बोलती है देखो जो एफजीडी है ना वो बात तो ठीक है, मतलब तुम उसको इस्तेमाल करो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो लगाने के बाद तुम्हारा एयर पॉल्यूशन ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा उसने इसलिए बोला बिकॉज इंडिया के अंदर जो भी बेसिकली कोल वगैरह प्रेजेंट है उसका सल्फर अमाउंट ऑलरेडी काफ़ी कम है। तो अगर हम मान लो एफजीडी लगा भी देते हैं तो हल्का फुल्का जो सल्फर बच गया उसको तो चलो वो सोख लेगा, बट द पॉइंट भी क्या इतना हमारे पास इनिशियल कॉस्ट है, क्या इतना हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है इस चीज़ के लिए ना। अब देखो ऑलमोस्ट 92% जो इंडिया में पहली चीज़ तो 600 कोल पावर प्लांट्स हैं, उसमें से 92% जो है वो उसमें एफजीडी अभी तक लगा ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं लगा है, बिकॉज ऑब्वियसली हाई कॉस्ट है, टेक्निकल डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसका टैरिफ उसका जो टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। रिसेंटली आईआईटी दिल्ली को यहाँ पर एक स्टडी करने को बोला गया था। आईआईटी दिल्ली ने ये पाया कि जो इंडिया और दिल्ली में जितना भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है उससे जो भी SO2 रिलीज होता है ना वो ऑलरेडी बहुत लो है। इंडियन कोल में एक्चुअली SO2 बहुत लो है, इसके कारण सल्फर बहुत लो है, और सल्फर बहुत लो होने के कारण अगर हम एफजीडी को लगा भी देंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई कि किस तरीके से एफजीडी के अगेंस्ट में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, जहाँ हम बात करते हैं कि राजगीर के अंदर, राजगीर कहाँ पर है, बिहार है, वहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मिले हैं जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्या है समझते हैं। देखो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बेसिकली एक ऐसा टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि हाई टेम्परेचर में भी थ्राइव कर सकता है।
अब हाई टेम्परेचर में थ्राइव कर रहा है। तो रिसेंटली ये चीज़ कहाँ मिली है? राजगीर का जो हॉट स्प्रिंग है, जहाँ से गर्म पानी निकलता रहता है, जो कि बिहार के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर ये चीज़ मिली है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो शो कर रहे हैं कि उनके पास कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया को मार सकते हैं ऑब्वियसली। ना ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो आगे जाकर के बहुत सारे वैल्यूएबल एंटीबायोटिक्स को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टीबी के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, टेट्रासाइक्लिन जो है, ये सब चीज़ें एक्चुअली ऐसे ही थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से मिलकर बनाई गई है। ऐसे जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं ये नेचुरल एंटीबायोटिक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। मतलब कि इतने गर्म इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद ये एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द पॉइंट बीइंग ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, जब भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होते हैं तो ये अपने नॉर्मल रेंज से काफ़ी बाहर होते हैं। नॉर्मल रेंज से बाहर होने के कारण जो इनके प्री एंड प्रेटर्स जो होते हैं, मतलब जो शिकारी होते हैं, वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली इन बैक्टीरियाज के, जो बैक्टीरियाज को मारना चाहते हैं ना। उस चीज़ को रोकने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, जिसके तहत जो ऐसे थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज हैं वो एक्चुअली ऐसे एंजाइम्स वगैरह इशू कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो इस पर्टिकुलर मतलब उन पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियाज को मार सकते हैं जो एक्चुअली आगे जाकर के हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन सब चीज़ों का इंडिया के लिए मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि इंडिया के पास कुछ ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं जहां पर अनटैप्ड रिसोर्स है एंटीबायोटिक्स का, आगे जाकर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्या द क्वेश्चन इज कि ग्लोबली भी ऐसा कोई हॉट स्प्रिंग है? द आंसर इज यस, बहुत सारे ऐसे हैं। अब देखो रिसेंटली जो कोविड आया था, कोविड में आप जानते हैं कि रिसेंटली जो हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं कोविड में, उसका नाम क्या है? RT-PCR, राइट? RT-PCR, जो RT-PCR है ना, PCR का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यहाँ पर कंसेप्ट हमारे पास आया कैसे? बैक्टीरिया के थ्रू ही तो आया। हमने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर इस चीज़ को पाया, हमने उसको ह्यूमन्स पे ट्राई किया, वो चीज़ काम कर गया, राइट? इसके अलावा कुछ बायो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इन सब में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन बैक्टीरियाज का, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप उसको कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी स्टडिंग एंड स्टे हेल्दी।